हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नाम है इनका लुईस ए कोजर। आप सभी को इनका नाम पता है और इनको हम लोग चाहे वो यूजीसी नेट का सिलेबस हो, चाहे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का हो या एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इनके सिलेबस में भी ये देखने को मिलते हैं। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में लुईस ए कोजर को पूछा जाता है या किस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बल्कि ये एक ऐसे थिंकर हैं कि जिनको हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ दिया जाता है। तो सोशियोलॉजी का चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सीयूईटी का एग्ज़ाम है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, पीजीटी का है या फिर नेट का है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये थिंकर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। ये लुईस ए कोजर की इमेज है। इनके बारे में एक ब्रीफ हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 27 नवंबर 1913 को हुआ था। इनकी जो डेथ है वो 8 जुलाई 2003 को 89 वर्ष के उम्र में हो गया था। इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है तो एजुकेशन इनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से रहा है और इनका जो थीसिस रहा उसका नाम जो है टुवार्ड अ सोशियोलॉजी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि कोजर की जो थीसिस रही है उसका क्या टॉपिक रहा, तो टुवार्ड अ सोशियोलॉजी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये दिखता है कि इनके डॉक्टरल एडवाइज़र कौन थे। तो डॉक्टरल एडवाइज़र जो थे वो रॉबर्ट किंग मॉर्टन थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये किस किस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, ब्रेंडेस यूनिवर्सिटी, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से ये संबंधित रहे हैं। डॉक्टर इनके स्टूडेंट्स कौन कौन से रहे हैं, तो एल्डोन मॉरिस और वाल्टर डब्ल्यू पॉवेल। ये कुछ इनके बारे में ब्रीफ एक नॉलेज था। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इनका जीवनी कैसा रहा है और इनके बाकी क्या समाजशास्त्र में योगदान है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, लुईस अल्फ्रेड कोजर 27 नवंबर 1913 से 8 जुलाई 2003 तक, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में इनका जन्म जो है वो बर्लिन में हुआ था। एक जर्मन अमेरिकी समाजशास्त्री थे। तो ये आप सभी को अभी क्लियर हो चुका है कि इनका जन्म तो बर्लिन जर्मनी में हुआ था, लेकिन ये बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से ये जर्मन अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने 1975 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 66वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अब जब बात आ रही है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक प्रश्न ये भी बन जाए कि अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 66वें अध्यक्ष तो ये थे, लेकिन सबसे पहला अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे नाम आता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से पहले बना था और ये जो फॉर्म हुआ था ये 1905 में फॉर्म हुआ था। मेरा ये जो पेन है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि सही से लिखा जाए। ओके, थिंकर कौन थे, तो थिंकर का नाम यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लेस्टर फ्रैंक। देखिए आप लोग, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फ्रैंक वार्ड। तो ये पहले ऐसे विचारक थे या सोशियोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनको काफ़ी और सारे फील्ड में ये फील्ड से जुड़े हुए थे
और ये जो है वो पहले अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इनसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो हम भी नहीं गेस कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन इनसे बनता है लेस्टर फ्रैंकवार्ड से। सबसे पहला तो ये हो गया कि अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन जो है 1905 में फॉर्म हुई थी अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के रूप में। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो लेस्टर फ्रैंकवार्ड थे, और लेस्टर फ्रैंकवार्ड की एक बुक आती है डायनेमिक सोशियोलॉजी। डायनेमिक सोशियोलॉजी। तो ये बुक जो है ये आती है 1883 में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनसे लेस्टर फ्रैंकवार्ड से संबंधित ये एक फैक्ट था। ओके, अब हम लोग कोजर की जीवनी देख लेते हैं। बर्लिन में लुडविग कोहेन के रूप में जन्मे। उनके पिता एक सफल यहूदी उद्योगपति थे। 1933 में वे पेरिस चले गए और 1941 में उन्होंने युद्धग्रस्त पेरिस को छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ पे जाके बस जाते हैं, जहाँ उन्होंने रोज लॉब से विवाह कर लिया। तो रोज लॉब जो हैं इनको चूँकि जब कोजर से विवाह कर लेती हैं तो रोज लॉब कोजर इनका नाम हो जाता है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये भी एक बहुत ही अमेरिकन फेमस सोशियोलॉजिस्ट रही हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में स्नातक छात्र के रूप में दाखिला लिया और 41 वर्ष की आयु में पीएचडी की। कोजर ने पहले शिकागो विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने ब्रांडिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रांडिस विश्वविद्यालय में इन्होंने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी और स्टोनी ब्रुक में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के समाजशास्त्र विभाग में शामिल होने से पहले 15 वर्षों तक वहाँ इन्होंने पढ़ाया था। कोजर ने अक्सर प्रख्यात समाजशास्त्री और उनकी पत्नी, मैं ऑलरेडी अभी ये बताई थी आप लोगों को, तो ये अमेरिकन बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट रही हैं रोज लॉब कोजर। यहाँ पे जो है ये समटाइम्स जो का सह ले लेता है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रोज लॉब कोजर के साथ ही इन्होंने काम किया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र में इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो कोजर संरचनात्मक कार्यात्मकता और संघर्ष सिद्धांत को एक साथ लाने का प्रयास करने वाले पहले समाजशास्त्री थे। उनका काम सामाजिक संघर्ष के कार्यों को खोजने पर केंद्रित था। जहाँ पे अन्य थिंकर की अगर हम बात करें, चाहे वो कार्ल मार्क्स से शुरुआत हुई हो, राल्फ डेरेनडॉर्फ रहे हैं, रैंडॉल्फ कॉलिंस रहे हैं, इस टाइप के जितने एक संघर्ष सिद्धांत को लेकर चलने वाले जो थिंकर रहे हैं, तो उन्होंने ये देखा कि सोसाइटी में संघर्ष जो है वो कैसे होता है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है उसमें उससे समाज में क्या परिवर्तन होता है। इस प्रकार की विचारधारा को वो समझने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पे कोजर जो हैं वो पहले ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मकता और संघर्ष सिद्धांत इन दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। और उन्होंने सामाजिक संघर्ष जो हमें दिखता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, उसके आखिर में क्या कार्य होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसको पॉजिटिव वे में समझने का इन्होंने प्रयास किया था। कोजर ने चार्ल्स सीमेल के साथ तर्क दिया कि संघर्ष एक शिथिल संरचित समूह को मजबूत करने का काम कर सकता है। तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें सोसाइटी में दिख रहा है कि जो कि बहुत ही शिथिल है या कहें कि लूज बॉन्डेड है, उसको मजबूत करने का ये काम करता है जो हमें संघर्ष दिखाई देता है। एक ऐसे समाज में जो विघटित होता हुआ प्रतीत होता है, दूसरे समाज के साथ संघर्ष, अंतर समूह संघर्ष एकीकृत कोर को बहाल कर सकता है। क्योंकि अभी हम देखें दो गुट में अगर मान लेते हैं ये दो गुट है, एक ए गुट है एक बी गुट है, इन दोनों में आपस में संघर्ष है,
दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन इसी संघर्ष की वजह से इनके आपस के अंदर की जो है वो यूनिटी बनी रहती है। उदाहरण के लिए इजरायली यहूदियों को एकजुटता को अरबों के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनसे चूँकि इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है और हमेशा संघर्ष चलता रहता है, इसके कारण जो इजरायली यहूदी हैं वो आपस में एकजुट दिखाई देते हैं। एक समूह के साथ संघर्ष अन्य समूहों के साथ गठबंधनों की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाकर सामंजस्य पैदा करने का भी काम कर सकता है। तो ऐसा मानना लेविस कोजर का है। समाज के भीतर संघर्ष जो है वो अंतर समूह संघर्ष और कुछ सामान्य रूप से अलग थलग व्यक्तियों को सक्रिय भूमिका में ला सकते हैं। तो समाज के अगर भीतर कोई संघर्ष हो रहा है या फिर अंतर समूह संघर्ष हो रहा है, इसके कारण कुछ जो अलग थलग व्यक्ति पड़े हुए रहते हैं उनको एक सक्रिय भूमिका में ला सकता है। वियतनाम युद्ध के विरोध ने कई युवाओं को पहली बार अमेरिकी राजनीतिक जीवन में जोरदार भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया था। तो यहाँ पे साथ में इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। संघर्ष संचार का कार्य भी करते हैं। तो संघर्ष जो है वो कम्युनिकेशन का, संचार का भी काम करते हैं। संघर्ष से पहले समूह अपने विरोधी की स्थिति के बारे में अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष के परिणाम स्वरूप समूहों के बीच स्थितियां और सीमाएं अक्सर स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे अब हमारा किसी से संघर्ष है तो हमें एकदम उसके बारे में हर एक चीज़ हम जानकारी रखेंगे, हमें पता रहेगा, उसके पहले नहीं पता रहेगा। लेकिन अगर संघर्ष हो गया है तो हमें ये पता रहेगा कि सामने वाले की क्या कमी है या क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या उसकी सोचने का तरीका क्या है, उसके हिसाब से हम अपना निर्णय अपने अनुसार ले सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपने विरोधी के संबंध में उचित कार्यवाही के बारे में निर्णय लेने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम हो जाता है। अब जैसे सपोज कि हमारा नेचर किसी को नहीं पसंद आता है और वैसे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बातचीत हो रही थी, लेकिन एक दिन पता चलता है या ये कहें कि लड़ाई झगड़ा हो गया या थोड़ी खींचातानी हो गई बातों बातों में ही कि हमें आपका ये नेचर नहीं पसंद है या सामने वाला बोल रहा है आपका नेचर हमें ये नहीं पसंद है। तो जब अगर पता चल गया कि सामने वाले का नेचर कैसा है तो उसी के अनुसार हम उससे व्यवहार करना पसंद करेंगे या हमें उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम फैमिली मेम्बर में या दोस्तों के बीच में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई बहू है और वो नई नवेली शादी होके आती है एक नए घर में, तो उसे परिवार के सारे सदस्य जो होते हैं वो नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता किसको क्या पसंद है नहीं पसंद है। लेकिन एक समय तक रहते रहते वो सबके विचारों को जान जाती है कि किसी को मजाक नहीं पसंद है या किसी को बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं पसंद है या इस तरीके का जो नेचर होता है, किसी को टाइम से खाना पसंद है। तो इस तरीके का जो नेचर होता है वो पता चल जाता है और फिर वो बहू जो है उसी तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पे ये समझाने का कोशिश करते हैं कि जो संघर्ष होता है वो संचार का भी कार्य करता है। स्थिति की स्थिरता की तरह समान विभाजन के साथ संघर्ष की गंभीरता को बढ़ाता है। तो जो संघर्ष होता है वो यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा कि जो समान विभाजन के साथ संघर्ष जो होता है उस संघर्ष की गंभीरता को भी बढ़ाता है। क्रॉस कटिंग विभाजन संघर्ष की गंभीरता को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वंचितता का संयोग उदाहरण के लिए पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनियों के बीच आर्थिक और राजनीतिक वंचितता का संयोग इजरायली यहूदियों के साथ उनके संघर्ष को बढ़ाता है। अब जो पश्चिमी तट पे अगर फिलिस्तीनी हैं तो इनके पास जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से ये वंचित हैं, इसके कारण ये लोग इजरायली जो यहूदी हैं उनके साथ अपने संघर्ष को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत क्यूबेकर्स के बीच आर्थिक और राजनीतिक वंचितता का गैर संयोग अंग्रेजी कनाडा के साथ उसके संघर्ष की गंभीरता को कुछ हद तक कम करता है। खासकर सार्वजनिक क्षेत्र और कॉरपोरेट दुनिया में काम करने वाले फ्रांसीसी कनाडाई नए मध्यम वर्ग की बढ़ती समृद्धि के साथ चल रहे हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं।
राजनीति में भी लुईस कोजर का थोड़ा योगदान रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग समझेंगे। कोजर स्टालिन विरोधी वामपंथियों के भीतर सक्रिय थे और न्यूयॉर्क बुद्धिजीवियों के रूप में जाने वाले स्वतंत्र वामपंथियों के करीब थे। 1943 में कार्लो ट्रेस्का की स्मारक सेवा में एक श्रद्धांजलि सोशलिस्ट कार्यकर्ता और पूर्व वोल्शेविक एंजेलिका बालाबानोव द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट का इन्होंने चर्चा किया है। हम लोग आगे ये देख लेंगे कि एंजेलिका बालाबानोव कौन है। अंतिम संस्कार के बारे में कोजर के विवरण के अनुसार इन्होंने कहा है कि मैं एक मोटे आयरिश पुलिसकर्मी के पास बैठा था जो स्पष्ट रूप से बालाबानोव के उग्र इतावली, वो जो इटली की भाषा होती है, इतावली भाषण का एक शब्द भी नहीं समझ पाया था, लेकिन उसके चरमोत्कर्ष पर वह फूट फूट कर रोने लगा। उनका सिर्फ स्पीच किस तरीके से दिया जा रहा था, उनकी भाव भंगिमा को देखते हुए, उनकी मन स्थिति को समझते हुए वो रो पड़ा था। 1954 में इरविंग होवे के साथ कोजर ने कट्टरपंथी पत्रिका डिसेंट की स्थापना की थी। अब हम लोग आगे डिसेंट के बारे में थोड़ा देख लेंगे, पहले इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2003 में उनकी मृत्यु के बाद उस पत्रिका में उनके शोक संदेश के लेखक ने सुझाव दिया कि कोजर के बारे में कहा गया है, हमेशा खुद को हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति मानते थे। अब यहाँ पे आप लोग कोजर की थोड़ा उनके क्या पर्सनल व्यक्तित्व था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। वो भी इनका जो शोक संदेश लेखक जिसने लिखा था डिसेंट मैगजीन में, उसने कहा है कि हमेशा खुद को हाशिए पर रखने वाला व्यक्ति कोजर अपने आप को मानते थे। वह यहूदी और गैर यहूदी दोनों के बीच में थे, एक अमेरिकी और एक यूरोपीय, एक कठोर सामाजिक विश्लेषक, निर्णय और कर्म में कठोर ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध, और एक भावुक वकील, एक वामपंथी और वामपंथियों का आलोचक, वंचितों का रक्षक, और एक तरह से एक कुलीन बुद्धि मंदारिन या कुलीन बुद्धि वाले व्यक्तित्व थे। उनकी पुस्तक द न्यू कंजर्वेटिव्स, अ क्रिटिक फ्रॉम द लेफ्ट, जो कि इरविंग होवे के साथ इन्होंने 1974 में लिखा था, इसमें उन्होंने नव रूढ़िवाद को परिभाषित करने और उसका विश्लेषण करने वाली पहली प्रमुख कृतियों में से एक थी। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंजेलिका बालाबानोव के बारे में। तो इनको यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं। एंजेलिका बालाबानोव वाज अ रशियन इटालियन कम्युनिस्ट एंड सोशल डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट ऑफ ज्यूइश ओरिजिन। तो ये ज्यूइश ओरिजिन की थी, ज्यू थी ये, और लेकिन ये एक रशियन इटालियन कम्युनिस्ट थी और एक सोशल डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट भी थी। शी सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ द कॉमिंटर्न from 1919 to 1920 and later become a political party leader in Italy। तो ये बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर बन जाती हैं इटली में। तो इनके बारे में ही ये जो हम लोग यहाँ पे कथन देखे थे कि इन्हीं के भाषण को सुनते हुए, और ये जो इन्होंने लिखा है कोजर ने कि जो आयरिश पुलिसकर्मी था वो फूट फूट के रोने लगा था। ओके, डिसेंट मैगजीन के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख ही चुके हैं कि ये 1954 में इरविंग होवे के साथ कोजर जो है वो कट्टरपंथी पत्रिका डिसेंट की स्थापना किए थे। तो यहाँ पे आप लोग डिसेंट मैगजीन को देख रहे हैं, और डिसेंट इज़ an American left intellectual magazine founded in 1954. It is published by the University of Pennsylvania Press on behalf of the Foundation for the Study of Independent Social Ideas and is currently edited by Natasha Lewis, अभी जो currently में है, and Timothy Sink। फार्मर को एडिटर्स इंक्लूड्स कुछ नाम है, इरविंग होवे का नाम आप लोग देखे ही, मिशेल कोहेन, माइकल वॉल्जर एंड डेविड मार्कस। तो ये कुछ नाम रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि लेविस कोजर से डिसेंट मैगजीन जो है वो जुड़ी हुई है।
ओके। अब हम लोग इनका सोशियोलॉजी में स्पेशली क्या योगदान रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। लुईस कोजर, जिन्हें लेविस कोजर भी कहते हैं, ने अपने संघर्ष सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फंक्शन ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रस्तुत किया है। तो जो अपना इनका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को इन्होंने द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रस्तुत किया है, जिनके सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। जहाँ अगर फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट आता है, ऐसे में सिर्फ एक ही थिंकर दिखते हैं, वो है लुईस कोजर, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर बल दिया है। कोजर का कथन है कि संघर्ष नियमित, स्वाभाविक और सहज है। ये मानते हैं कि सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में संघर्ष जो है वो नियमित होता रहता है और ये स्वाभाविक और सहज है। संघर्ष संरचना से उभरता है। ये ऐसा मानते हैं कि जो संघर्ष होता है वो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसी से निकलता है। संघर्ष के सकारात्मक अर्थात प्रकार्यात्मक परिणाम होते हैं, अर्थात संघर्ष समाज में प्रकार्य उत्पन्न करता है। संघर्ष एकीकरण उत्पन्न करता है। कोजर ने ये विचार सीमिल के एकीकरणवादी धारणा को स्वीकार करके दिए हैं। सीमिल ने कहा, संघर्ष न केवल अनिवार्य है बल्कि संघर्ष के सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो ये सीमिल का कथन है और इसी से प्रभावित होकर कोजर भी इस बात को स्वीकारते हैं। कोजर के अनुसार सामाजिक संघर्ष के दो प्रकार के संभावित परिणाम होते हैं। एक संगठनात्मक हो सकता है और दूसरा विघटनात्मक भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ संगठन की बात कर सकते हैं, विघटन की भी बात कर सकते हैं। ओके। सामाजिक संघर्ष से संगठनात्मक परिणाम उस अवस्था में नजर आते हैं जबकि संघर्ष कर रहे विरोधी पक्षों की समान आस्था समाज के कुछ आधारभूत मूल्यों में होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए लोकतंत्र के कुछ आधारभूत मूल्यों के आधार पर ही शासक दल और विरोधी दल संसद या विधानसभा के अंदर व बाहर एक दूसरे से टकराते हैं, परंतु इस प्रकार के टकराव या संघर्ष से हानि के स्थान पर लाभ ही होता है। क्योंकि अभी हम अगर संसद में मान लीजिए किसी भी टॉपिक को लेके, किसी मुद्दे को लेके बहस हो रही है, तो जब तक विरोधी दल जो है, अपोनेंट टीम जो है, वो अगर ये नहीं, उनकी कमियों को नहीं बताएगा, तो ये जो अगर सत्ता में जो पार्टी है वो कैसे समझ पाएगी कि हाँ हमारे अंदर कमियां, क्योंकि किसी भी इंसान को अपने अंदर कमियां कम दिखाई देती हैं। अगर कोई सामने से क्रिटिसाइज करता है, बोलता है और हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तो वो ज़्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि टकराव व आलोचना के माध्यम से ही दोनों पक्षों को अपनी अपनी कमियां मालूम हो जाती हैं और उन्हें दूर करके ऐसे कार्यों को करने का प्रयास करते हैं जिनसे अधिकाधिक लोकहित संभव हो। इसी प्रकार किसी बाहरी समूह से संघर्ष होने पर भी समूह के अंदर सदस्यों में एकता पनपती है, क्योंकि उनमें एकजुट होकर शत्रु का सामना करने की इस समाज की इच्छा या संकल्प शक्ति पनपती है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष संघर्ष के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख किया जा सकता है। आज सामाजिक, विशेष कर आर्थिक जीवन की सारी प्रगति जो है वो प्रतिस्पर्धा के कारण ही संभव हो पाई है। तो यहाँ पे अगर हम बहुत ही सिंपल सा अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, तो जैसे कोई माँ होती है तो अपने बच्चे के लिए उसे पता होता है कि उसका बच्चा हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन फिर भी वो उसकी कमियों को गिनाती है, ना कि उसकी अच्छाइयों को। अच्छाइयाँ तो हैं ही, अच्छी बात है, लेकिन उसकी कमियों को वो बार बार बताती है कि तुम अच्छे से लिखते नहीं हो, तुम अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी है। तो बहुत सारी चीज़ें जब बताती है, बच्चे को बार बार क्रिटिसाइज़ करती है, बच्चा जब बार बार करता है, क्योंकि वो माँ चाहती है कि बच्चा जितने अच्छे से सारी चीज़ें करेगा, उसकी जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है या उसकी जो अपनी शैक्षणिक क्षमता है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ओके। इसके विपरीत सामाजिक संघर्ष के विघटनात्मक
परिणाम उस अवस्था में उत्पन्न होते हैं जबकि संघर्ष कर रहे विरोधी पक्षों की कोई आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों में नहीं होती है और वे एक दूसरे को मिटा देने का हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे कि दुश्मनी इस लेवल की हो कि हम एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो सामने वाला है वो सब कुछ उसका सत्यानाश हो जाए। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध या दो संप्रदायों के बीच जो दंगा फसाद होता है, ये विघटनात्मक परिणामों को उत्पन्न करने वाले संघर्ष हैं जिनके कारण समाज में जान माल की अत्यधिक हानि होती है। तो इस प्रकार से कोजर ने एक संगठनात्मक और एक विघटनात्मक दो प्रकार के संघर्ष के परिणाम बताए हैं। कोजर के मतानुसार अगर संघर्ष के इन आकारों को निकाल दिया जाए तो संघर्ष समाज या समूह के लिए हितकर ही होता है। तो अगर ऐसी स्थिति जो है कि विघटनात्मक स्थिति दिखती है, अगर इसको हम निकाल दें तो हम देखेंगे कि जो संघर्ष होता है वो समाज के लिए हितकर होता है। उनके शब्दों में उनका एक कथन है, देख लेते हैं। संघर्ष अपने रूप में अकार्यात्मक कदापि नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये नॉन फंक्शनल नहीं है, अपितु समूह के निर्माण तथा अस्थायित्व के लिए कुछ मात्रा में संघर्ष एक अनिवार्य या मौलिक तत्व है। तो जिसने अगर समाज के निर्माण में या समाज की भलाई के लिए संघर्ष को एक मौलिक तत्व के रूप में या आधारभूत तत्व के रूप में माना है, ये विचारक जो है लुईस ए कोजर हैं। कोजर ने दो प्रकार के संघर्षों में भेद किया है, एक यथार्थवादी संघर्ष और दूसरा अयथार्थवादी संघर्ष। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वे संघर्ष जो कतिपय लक्ष्यों के आधार पर कुछ परिणामों को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न अथवा विफल हुए लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने की ओर उन्मुख होते हैं, उन्हें यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। ऐसे संघर्ष यथार्थवादी इस अर्थ में होते हैं कि इनमें संघर्ष करने वाले पक्षों के सामने कुछ यथार्थ लक्ष्य होते हैं और वे कुछ ठोस परिणामों की प्राप्ति के लिए ही आपस में टकराते हैं। यथार्थवादी संघर्ष जो होता है, इसमें दो विरोधी पक्ष अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक बल देते हैं, ना कि एक दूसरे पक्ष को नष्ट कर देने पे। तो अपने लक्ष्यों के हित के लिए ये जो हमें टकराव या संघर्ष दिखता है, ये यथार्थवादी संघर्ष होता है। इसके विपरीत अयथार्थवादी संघर्ष में न तो लक्ष्य स्पष्ट होता है और न ही किन्हीं विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है। ऐसे संघर्ष में लक्ष्य या परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें तो आक्रमण स्वयं विरोधी पक्ष पर किया जाता है। तो इसका यही नहीं पता रहता है, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो आखिर में लड़ाई झगड़ा ऐसे ही हो रहा है, क्यों हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, बस लड़ रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो संघर्ष होता है वो अयथार्थवादी संघर्ष कहलाता है। स्पष्ट है कि यथार्थवादी संघर्ष में लक्ष्य या परिणाम प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में संघर्ष में भाग लेने वाले पक्षों के सामने प्रकार्यात्मक विकल्प होते हैं। इसलिए यथार्थवादी संघर्ष में शत्रु के विनाश की अपेक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है या ये अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये तो जो इनके यथार्थवादी और अयथार्थवादी जो संघर्ष हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे हम लोग देखते हैं। जबकि अयथार्थवादी संघर्ष में लक्ष्यों के रूप में न कि साधनों के रूप में प्रकार्यात्मक विकल्प पाए जाते हैं। कोजर के अनुसार अयथार्थवादी संघर्ष अक्सर कम अस्थायी और अधिक विघटनकारी होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम बस लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पता ही नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा कर किस लिए रहे हैं। यथार्थवादी संघर्ष यथार्थवादी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित होता है। इस प्रकार के संघर्षों का जन्म परस्पर विरोधी मूल्यों तथा सीमित साधनों के असमान वितरण से होता है। तो हमें यथार्थवादी जो संघर्ष होता है उसमें पता रहता है कि हमें क्या चाहिए। जैसे कोई मजदूर संघ है और वो संघर्ष कर रहा है तो उसे पता है, वो अपनी डिमांड रखा है कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो उन्हें पता रहता है। तो इसका जो कारण होता है वो साधनों का जो एक तो सीमित साधन होते हैं और इनका असमान जो वितरण है, सबको एक जैसा नहीं मिलना, इसके कारण देखने को मिलता है। जबकि अयथार्थवादी संघर्ष आशा भंग तथा वंचित होने के व्यवहार के रूप में
प्रकट होते हैं, क्योंकि इसमें आक्रमणशील कार्य से ही संतोष प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम सिर्फ लड़ सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास कुछ है नहीं, कह रहा हूँ तब भी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लड़ना है। तो ये जो होता है वो अयथार्थवादी संघर्ष के अंतर्गत आ जाता है। कोजर के अनुसार संघर्ष के प्रकार क्या होते हैं? कोजर ने सामाजिक संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों के विषय पर विस्तार से चर्चा की है और जॉर्ज सीमिल की परंपरा के अनुरूप यह दर्शाने का प्रयास किया है कि नवाचार तथा सृजनात्मक कार्यों को करने के लिए संघर्ष किस भांति सामाजिक व्यवस्था को जड़ बनने से रोकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है इसके। संघर्ष दो विरोधी पक्षों के बीच होने वाले टकराव को चरम रूप देकर अंततः उसे शांत कर देता है। संघर्ष नए आदर्श नियमों को स्थापित करके या पुराने नियमों को पुनर्जीवित करने के अनेक शिकायतों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। ओके, बाह्य समूह के साथ संघर्ष होने पर अंतर समूह के सदस्यों में स्वतः ही एकता पनपती है। जैसे मैंने बताया था कि ये दो गुट है और दोनों के बीच में यदि संघर्ष हो रहा है ए और यहाँ पे बी है, तो इन दोनों के बीच में तो संघर्ष होगा, लेकिन ये देखने में आएगा कि ए अपने आप में ज़्यादा मजबूत होगा और बी भी चूँकि ए से संघर्ष करना है इसलिए ज़्यादा मजबूत होगा। कोजर के मतानुसार सामाजिक संघर्ष से न केवल नए आदर्श नियमों या संस्थाओं का विकास संभव होता है, अपितु नई साझेदारी और साहचर्य भी पनपते हैं। संघर्ष का एक रूप प्रतिस्पर्धा है, जिसके कारण औद्योगिक विकास तथा अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार संभव है और समाज व्यवस्था को नई गति प्राप्त होती है। संघर्ष से तनाव व निराशा दूर करने में सहायता मिलती है तथा समाज व्यवस्था को नई परिस्थितियों अवसर प्राप्त होता है। कोजर ने कहा, द्वंद्व से अक्सर परिवर्तन होता है जो समाज के लिए लाभकारी होता है। कोजर के अनुसार समाज में संघर्ष जो है उस सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व के रूप में संस्थाओं के माध्यम से क्रियाशील रहता है, अर्थात संघर्ष के मामले में सामाजिक संस्थाएं एक प्रकार से सेफ्टी वाल्व की तरह या सुरक्षा वाल्व की तरह काम करती हैं। तो ये कुछ इनकी अपनी जो थ्योरी है हम लोगों को बस इतने ही समझने की ज़रूरत है। बाकी इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो हम लोग देखेंगे और उस बुक्स के फ्रंट पेज कवर भी समझेंगे, देखेंगे। ओके, तो इनकी कौन कौन से पब्लिकेशन रहे हैं या बुक्स रही हैं वो हम लोग देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी विथ इरविंग होवे के साथ इन्होंने 1957 में लिखा था। सोशियोलॉजी थ्रू लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी रीडर 1963 में, सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1964, मेन ऑफ आइडियाज़, ये थोड़े डिफरेंट बुक्स हैं इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये 1965, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी 1967, कंटिन्यूटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1967, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक है। अ हैंडफुल ऑफ थिसल्स, तो ये जो है कलेक्टेड पेपर ऑफ मोरल कन्वेंशन है 1968 का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सोशियोलॉजिकल थ्योरी विथ बर्नार्ड रोजनबर्ग के साथ 1969 में, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। द 70s प्रॉब्लम्स एंड प्रपोजल्स विथ इरविंग होवे के साथ अगेन ये 1972 में बुक लिखते हैं। ओके, ग्रीडी इंस्टीट्यूशंस 1974 में, ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। द न्यू कंजर्वेटिव्स, अ क्रिटिक फ्रॉम द लेफ्ट विथ इरविंग होवे 1974 में। तो आप लोग देख सकते हैं इरविंग होवे के साथ इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखा है। इन्हीं के साथ इन्होंने जो डिसेंट मैगजीन है उसकी स्थापना की थी। द आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, पेपर इन ऑनर ऑफ आर के मर्टन, तो चूँकि आप सभी को पता है कि आर के मर्टन की स्टूडेंट रहे, तो इन्होंने अपनी पीएचडी जो की थी वो इन्हीं के अंडर में की थी, तो ये इनके ऑनर में पेपर है द आइडियाज़ ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। द यूजेस ऑफ कंट्रोवर्सी इन सोशियोलॉजी 1976, रिफ्यूजीज स्कॉलर्स इन अमेरिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। 1984, कन्फ्लिक्ट एंड
कंसेंसस, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है 1984 की बुक। द कल्चर एंड कॉमर्स ऑफ पब्लिशिंग विथ चार्ल्स कॉडुसिन एंड वाल्टर डब्ल्यू पॉवेल, ये 1985 में बुक पब्लिश हुई थी। और वॉइसेस ऑफ डिसेंट, तो डिसेंट तो इसमें आप लोगों को की टर्म ही मिल जा रहा है। और ये जो है मॉरिस हॉलबॉच 1992, तो हॉलबॉच के साथ इन्होंने लिखा था। ओके, अब हम लोग को फ्रंट पेज कवर देख लेते हैं। तो द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। लगभग मैक्सिमम मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं उस सब में कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरीके का पूछ ही दिया जाता है। रिफ्यूजीज स्कॉलर्स इन अमेरिका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेविस ए कोजर की इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये लेविस ए कोजर की बुक है। आगे हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, अ हैंडफुल ऑफ थिसल्स। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं ग्रीडी इंस्टीट्यूशंस, थोड़ा ब्लर है बट आप लोग यहाँ पे नेम भी जो है वो क्लियर दिख रहा है। ग्रीडी इंस्टीट्यूशंस जो बुक नेम है वो भी क्लियर दिख रहा है। मेन ऑफ आइडियाज़, ये भी आप लोग देख सकते हैं लेविस ए कोजर की बुक मेन ऑफ आइडियाज़, सोशियोलॉजी थ्रू लिटरेचर। और एक और हम लोग दो बुक्स और देख लेते हैं। ये है कंटिन्यूटीज़ इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, लेविस ए कोजर की बुक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस। तो दोस्तों ये लेविस कोजर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं फ्रंट पेज कवर इसीलिए मेंशन करती हूँ कि आप लोगों को एक इमेज जो है माइंड में छप जाएगा कि हाँ ये बुक का जो फ्रंट पेज कवर देखा था ऐसा था, ये बुक इस थिंकर से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा समझने में याद करने में ईजी हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।